आज हम लोग हिमालय में अवनमन पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़े हैं। तो आज हिमालय में अवनमन क्या होता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्या है। तो हिमालय में अवनमन जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हिमालय क्या होता है। हिमालय, जब तक आप हिमालय को नहीं जानेंगे तब तक उसके अवनमन को नहीं जान सकते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि अवनमन क्या होता है। अवनमन का मतलब होता है कमी, ताप में कमी। और उन्नयन का मतलब क्या बताया गया था आपको? वृद्धि, टेम्परेचर में वृद्धि। तो हिमालय कहते किसे हैं? हिमालय जो होता है किसी द्रव का वह ताप होता है हिमालय जो होता है किसी द्रव का वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब, उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। जैसे उस दिन आपको क्वथनांक बताया गया था। क्वथनांक क्या बताया गया था? क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो वह टेम्परेचर क्वथनांक कहलाता है। लेकिन हिमालय जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वह टेम्परेचर होता है जिसमें उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है उसी द्रव के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो वही टेम्परेचर आपका हिमालय कहलाता है। अब हिमालय में अवनमन क्या होता है? हिमालय में अवनमन, तो हिमालय में अवनमन का मतलब होता है हिमालय में अवनमन। तो हिमालय में अवनमन का मतलब ये होता है कि हिमालय में कमी। तो हिमालय में कमी कब आती है? तो जैसे परिभाषा क्वथनांक में उन्नयन की है उसी से मिलता जुलता हिमालय में अवनमन भी होता है। हिमालय में अवनमन जो होता है इसकी परिभाषा ये होती है जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसके हिमालय में जो कमी आती है, उसे हिमालय में अवनमन कहते हैं। आखिर ये कमी आती क्यों है? क्यों उसका हिमालय कम हो जाता है? तो कोई भी विलायक लीजिए, अगर उसमें कोई ऐसा पदार्थ डालिए जो अवाष्पशील हो, तो अवाष्पशील पदार्थ का मतलब ये होता है कि उसे गर्म करने पर वो वाष्पित न हो। तो इसके हिमालय में कमी, जैसे ही आप अवाष्पशील पदार्थ उसमें घोलेंगे होगा क्या कि इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, जिसके कारण इसके हिमालय में भी कमी आ जाती है।
और वही हिमांक में कमी क्या कहलाती है? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन का मतलब समझ में आया। हिमांक में कमी, तो हिमांक में अवनमन को जानने से पहले आपको हिमांक जानना होगा। तो हिमांक किसी द्रव का अवस्थाप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। हिमांक में अवनमन को परिभाषित कैसे करेंगे? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसी को कहा जाता है हिमांक में अवनमन। और यह कमी आती क्यों है? जैसे ही विलायक में आप कोई अवाष्पशील विलेय घोलते हैं उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण उसके हिमांक में कमी आ जाती है। अगर आप चाहें तो परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण उसके हिमांक में भी कमी आती है। हिमांक में कमी क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीएफ से इसकी पहचान है। तो रही बात ये थी परिभाषा। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो जैसे क्वथनांक में उन्नयन में आपने पढ़ा था कि मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक, वैसे ही हिमांक में अवनमन पे भी यही बात की जाएगी। अब हिमांक में अवनमन में आता है आपका मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक इसे हम टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा होता है आपका मोलर अवनमन स्थिरांक, इसे हम के डैश एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इनकी परिभाषा कभी कभी एक नंबर में पूछ दिया जाता है। तो अब मोलर क्या होता है, मोलर क्या होता है? तो क्वथनांक में उन्नयन पे हमने इसके बारे में चर्चा किया था। तो परिभाषा क्या होगी, इसे परिभाषित कैसे करेंगे और इससे संबंधित न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे? क्योंकि जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो मोलर के केस में भी पूछा जाता है और मोलर के भी केस में पूछा जाता है। तो मोलर में क्या होगा? मोलर की जो परिभाषा होगी, जब किसी विलायक के 100 ग्राम में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मोलर के केस में आपका विलायक कितना होगा? 100 ग्राम। और मोलर के केस में विलायक कितना हो जाएगा आपका? 1000 ग्राम।
तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा आपका? फार्मूला होगा m बराबर 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल W। अब यहाँ पे m क्या है? तो वेयर m बराबर विलेय का अणुभार केएफ मोलर अवनमन स्थिरांक स्मॉल w विलेय का भार कैपिटल W विलायक का भार ठीक है। इसमें एक चीज और है, डेल्टा टी एफ हिमांक में बात समझ में आई? सारी चीजें वही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो अगर मोलर के केस का न्यूमेरिकल आता है तब तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मोलर के केस का आएगा तो मोलर के केस में विलायक का भार कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी विलायक के एक 1000 ग्राम में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे K-F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बस इसके लिए जो आपका फार्मूला होगा m बराबर 1000 इंटू K-F इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल W। ठीक है, बाकी वैल्यू तो आप जानते हैं, हम विलेय का अणुभार K-F जो होता है मोलर अवनमन स्थिरांक, बाकी सब आप जानते हैं, विलेय का भार, विलायक का भार, हिमांक में अवनमन। बात समझ में आई? तो ये था हिमांक में अवनमन और हिमांक में अवनमन संबंधी परिभाषाएं और फार्मूला। अब इससे न्यूमेरिकल को कैसे लगाया जाएगा? तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन है एक पदार्थ के 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में घोलने पर 128 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक -0.35 डिग्री सेल्सियस पाया गया। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। इसमें एक चीज दिया है, जल का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक। जल का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक 28.6। चलिए, तो ग्राम अणु का मतलब होता है यहाँ पे मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक। तो अब यहाँ पे सवाल में बोल दिया है कि ये अवनमन स्थिरांक दिया है, किसका? मोलर की बात किया है। तो मोलर के केस में अभी आपको फार्मूला बताया गया, m बराबर मोलर के केस में कितना लेंगे? 100। अगर यहीं पे मोलर की बात करता तो अब यहाँ पे अमाउंट कितना लेते? विलायक का भार 1000 ग्राम लेते। Kf into स्मॉल w अपॉन डेल्टा Tf into कैपिटल W। अब देखिए सवाल में आप ये जानते हैं कि जो स्मॉल w यहाँ पे दिया है ये विलेय का भार है, और जो कैपिटल W दिया है ये विलायक का भार है। K डैश है मोलर अवनमन स्थिरांक है, डेल्टा Tf हिमांक में अवनमन है। तो आप सवाल से पहले आप देखिए कि कौन कौन सी वैल्यू आपको ज्ञात है। तो यहाँ बोला है कि एक पदार्थ के 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में घोला गया। तो आप विलयन पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था जिसको घोला जाता है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। यानी विलेय का भार आपको 1.9 दिया है, तो 1.9 दिया है यानी आपको स्मॉल w की वैल्यू पता है 1.9 ग्राम। अब इसमें घोला गया है, जल में घोला गया है 128 ग्राम, और जल क्या हो गया यहाँ पे? विलायक, यानी कैपिटल W का भार दिया है आपको 128 ग्राम। ठीक है, फिर आगे क्या कहा? जैसे ही आप बोलते हैं विलयन का हिमांक 0.35 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो हिमांक में उसकी कमी आई तो डेल्टा Tf जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चूंकि ये वैल्यू माइनस में दिया है उसके हम हटा देंगे, इससे उसमें हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.35 डिग्री सेल्सियस। अब कोई पूछेगा कि सर आप 0 में से क्यों घटाए हैं? क्योंकि जो आप विलायक यहाँ पे लिए हैं उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब इसके बाद कहा है कि अणुभार की गणना कीजिए। तो अणुभार यानी स्मॉल m निकालना है। ठीक है, तो सारी वैल्यू पता चल गई। K डैश का मान भी आपको ज्ञात ही है, कितना दिया है? Kf का मान अवनमन स्थिरांक 28.6। अब आप फार्मूले में रख सकते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, आपका अणुभार आ जाएगा 100 इंटू Kf का मान कितना दिया है? 28.6। स्मॉल w का मान कितना दिया है? 1.9। डेल्टा Tf आपको पता ही है 0.35 डिग्री सेल्सियस,
और कैपिटल W का मान कितना है 128। सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपका अनुपात क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, जैसे आप क्वथनांक में उन्नयन पे सवाल लगाए हैं वैसे ही दिमाग में और बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें जो होंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक।